वेलकम टू फ्री माइंड ट्यूटोरियल। मैं रवि रंजन कुमार आप सभी का फ्री माइंड ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, समान विज्ञान अध्यायवार रिवीजन श्रृंखला का ये अगला कड़ी है। इसमें आज हम यांत्रिक अध्ययन से द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा आज का, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। पहला प्रश्न क्या है? साधारण यंत्र किसी व्यक्ति का सहायता करता है। ऑप्शन ए है कम काम करने में, ऑप्शन बी कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, ऑप्शन सी उतनी ही मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, ऑप्शन डी उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग भी बना लिए होंगे अब तक। तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ेगी, ऑप्शन बी घटेगी, ऑप्शन सी रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी वह बढ़ेगी या घटेगी यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। इस प्रश्न का कौन सा है सही? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है क्या? ऑप्शन ए अपकेंद्रण, ऑप्शन बी अपोहन, ऑप्शन सी उत्क्रम प्रासरण, ऑप्शन डी विसरण। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्रश्न तीसरे का ऑप्शन ए सही है, अपकेंद्रण। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए अपकेंद्रण। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है हमारा, प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। ऑप्शन ए अपकेंद्रीकरण, ऑप्शन बी अपोहन, ऑप्शन सी प्रतिक्रम प्रासरण, ऑप्शन डी विसरण। तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए देखते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है, अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है हमारा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? क्वेश्चन क्या है? सदिश नहीं है। ऑप्शन ए है विस्थापन, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी आयतन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन डी आयतन। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी आयतन। सदिश नहीं है तो आयतन सदिश नहीं है। छठा प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न, सदिश राशि है। इसमें क्वेश्चन है सदिश राशि है क्या? ऑप्शन ए है समय, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी दूरी। इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? उम्मीद करते हैं बना लिए होंगे आप लोग। विस्थापन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी विस्थापन। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है हमारा। इस प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन डी विस्थापन, ऑप्शन डी दूरी। तो सातवें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी विस्थापन। ऑप्शन सी विस्थापन। कौन सा होगा? ऑप्शन सी विस्थापन। आइए अगला प्रश्न हमारा आठवां प्रश्न, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में
कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? 8वां प्रश्न क्या है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी बल। इसमें 8वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका है ऑप्शन सी। कौन सा है? ऑप्शन सी द्रव्यमान। अगला प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न, बल गुणनफल है। क्वेश्चन क्या है? बल गुणनफल है। ऑप्शन है इसका ए में द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन बी में है भार और वेग का, ऑप्शन सी है द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन डी है भार और त्वरण का। इसमें कौन सा प्रश्न, इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? सी। कौन सा है? सी। 9 का कौन सा ऑप्शन सही है? सी द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। इसका होता है F बराबर m में। अगला प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या है हमारा? यदि किसी धन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी, तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 10 का ऑप्शन डी 6। ऑप्शन डी 6। दोस्तों इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या समान हो। मतलब किसी घन का आयतन और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल समान हो। तो घन का आयतन क्या होता है? साइड क्यू यानी कि भुजा क्यू, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ये दोनों को बराबर करेंगे और हम जब फार्मूला को ड्राइव करेंगे तो आपको ऑप्शन 6 मिल जाएगा। बस यही फंडा है इसका। घन का आयतन भुजा क्यू कर लेंगे बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर कर लेंगे तो हमको 6 आंसर मिल जाएगा। इसी पर बनाना है इसको। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है 11वां क्वेश्चन। क्या कहता है? 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ये कहता है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऑप्शन ए ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है परंतु विनाश हो सकता है। ऑप्शन डी है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। फिर से एक बार ऑप्शन सुन लीजिए। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऑप्शन ए में कहता है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऑप्शन बी है ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऑप्शन सी है ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, ऑप्शन डी है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा 11 का? ऑप्शन नंबर डी। 11 का कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? परिवर्तित होता है। ऊर्जा क्या होता है दोस्तों? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। न तो वह नष्ट होता है नहीं तो उसको सृजन किया जा सकता है। आइए अगला प्रश्न हमारा 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न है हवाओं की ऊर्जा होती है। 12वां प्रश्न क्या कहता है? हवाओं की ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए केवल स्थितिज, ऑप्शन बी केवल गतिज, ऑप्शन सी वैद्युत, ऑप्शन डी स्थितिज और गतिज दोनों। तो हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है दोस्तों? ऑप्शन 12 का कौन सा ऑप्शन सही है 12 का? तो 12 का बी ऑप्शन सही है, केवल गतिज। हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? केवल गतिज होता है। यानी कि हवा जो है हमारा वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। हवा किसका उदाहरण है? गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारा 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित होता है? ऑप्शन ए है हमारा क्या, गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी है विकिरण ऊर्जा। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है दोस्तों? प्रश्न 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ए, गतिज ऊर्जा। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो गतिज ऊर्जा। ऊपर का ही क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन घुमाया हुआ है कि हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज, तो वायु शक्ति में, तो वायु शक्ति में विंड पावर में कौन सा एनर्जी होगा? गतिज ऊर्जा ही होगा। आइए अगला प्रश्न 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है हमारा कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है? ऑप्शन ए, स्थिरता का जड़त्व, ऑप्शन बी, गति का जड़त्व, ऑप्शन सी, जड़त्व आघूर्ण, ऑप्शन डी, द्रव्यमान का संरक्षण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 14 का ए, स्थिरता का जड़त्व है। क्या होता है? स्थिरता का जड़त्व है। इसमें कौन सा जड़त्व काम करता है? स्थिरता का जड़त्व काम करता है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है हमारा। 15वां प्रश्न है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि? ऑप्शन ए, बर्फ सड़क से सख्त होती है, ऑप्शन बी, सड़क बर्फ से सख्त होती है, ऑप्शन सी, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, ऑप्शन डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 15 का 15 का डी ऑप्शन सही है। 15 का डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न हमारा है 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ए बराबर v माइनस यू बाई टी, ऑप्शन ए में है ए बराबर v माइनस यू बाई टी, ऑप्शन बी है ए बराबर u प्लस वी टी, ऑप्शन सी है ए बराबर v प्लस यू बाई टी, ऑप्शन डी है ए बराबर v प्लस यू बाई टू। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न संख्या 16 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए बराबर v माइनस यू बाई टी। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? ए, एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी। अगला प्रश्न हमारा 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन क्या होगा? इसका 1 नंबर पर दिया हुआ है, बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। क्या क्या है ऑप्शन फिर से सुनिए। 1 नंबर पर दिया है कि बाह्य पहियों पर उल्टेगा, 2 नंबर में है अंदर के पहियों पर उल्टेगा, तीसरे नंबर पर है बाहर की तरफ फिसलेगा, चौथे नंबर पर है अंदर की तरफ फिसलेगा। इस कूट का प्रयोग करना है और आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। 17 का सी ऑप्शन सही है, 2 और 3। 17 का कौन सा ऑप्शन सही है? 2 और 3। जब एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता है, वह 4 पहियों वाला वाहन होता है, तो क्या होता है? अंदर के पहियों पर उल्टेगा। अगर अंदर की ओर पहिया जाएगा तो वह उलट जाएगा, और बाहर की तरफ रहेगा तो क्या होगा? फिसलन होगा। ये इसका सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न 18वां प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न है कि 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात होगा। ऑप्शन ए 4:9, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 16:81, ऑप्शन डी √2/√3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों?
इसका ऑप्शन बी सही होगा, 2:3। कहता है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा क्या है, समान है। इसमें क्या करना है, हमको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको यहीं पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। के बराबर होता है 1/2 mv²। क्या होता है 1/2 mv²। तो कहता है कि दो समान द्रव्यमान, तो माना कि दो समान द्रव्यमान क्या है हमारा, m है। द्रव्यमान क्या मान लिया हमने, m मान लिया। मास हम अपना क्या मान लिए, दोनों का m मान लिए। तो दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना है, 4:9 है। और दूसरा हमारा क्या होगा, इसका v1 मान लिए वेग, दूसरा काइनेटिक एनर्जी बराबर के बराबर मान लिए 1/2 m, इसको v2 मान लेते हैं, v2 का स्क्वायर का अनुपात दिया हुआ है दोनों काइनेटिक एनर्जी का, तो अनुपात कर देंगे। इसको k1 कर देते हैं, इसको k2 कर देते हैं, यानी कि k1/k2 बराबर 1/2 mv1 का स्क्वायर बटा 1/2 mv2 का स्क्वायर। mv1 हमारा कितना है, 4 है, mv2 हमारा कितना है, 9 है। यानी कि k1 काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है k1 और k2 में, 4/9। दोस्तों इसको जब आप ड्राइव करेंगे तो ये m से m कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, v1 का स्क्वायर बटा v2 का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर में है, जब स्क्वायर को हम ऐसे करेंगे, इधर क्या लिख देंगे हम, 2/3 का स्क्वायर बराबर v1 बटा v2 का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी v1 बटा v2 कितना आ गया हमारा, 2:3। तो ये 2:3 हमारा आंसर है, यही मांग रहा है। आप समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न, 19वें प्रश्न को देखते हैं। कहता है एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रमशः x, y और z की दूरी पर रुके तो क्या होगा। कहता है कि एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल क्या है, उसकी गति समान है, गतिज ऊर्जा क्या है, समान है। और उस पर एक यदि समान अवरोधक बल, यानी कि समान रूप से जो बल हम उसको रोकने के लिए लगा रहे हैं, तीनों पर समान लगा रहे हैं, तो वो जो रुकेगा जा करके तीनों जो है वो कहाँ पे रुकेगा ये बताना है। x, y और z कहाँ कहाँ रुकेगा ये बताना है कि x इज़ ग्रेटर देन y, y इज़ ग्रेटर देन z। मतलब इसका मतलब कि x मतलब ज़्यादा दूरी पर, फिर उसके कम दूरी पर y, फिर उसके कम दूरी पर z, ये चीज़ हुआ इसका मतलब। एक होता है, दूसरा ऑप्शन क्या है बी हमारा, x इज़ लेस देन y, y इज़ लेस देन z। मतलब कि x सबसे कम दूरी पर, फिर उससे ज़्यादा दूरी पर y, से ज़्यादा दूरी पर z, ये हो गया। एक है कि x, y और z बराबर, यानी कि तीनों एक ही जगह पर रुकेगा। एक है कि x समानुपाती 4y और 4y से अनुपाती 8x। ये आपका ऑप्शन है 4। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 19 का हमारा जो ऑप्शन सही है वो है सी ऑप्शन सही है, x बराबर y, y बराबर z। यानी कि तीनों एक ही दूरी पर एक ही जगह रुकेगा, तीनों की दूरी क्या होगी, समान होगी। जिसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी। इसमें थ्योरी आपको मैं बता दूं कि क्या होता है, बस इसका याद रखना है थ्योरी कि यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है, यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे समान दूरी पर ही रुकेगी, अतः x, y और z आपस में बराबर होगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। हमारे फ्री माइंड ट्यूटोरियल्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और सफल होइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू वेरी मच।